नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जमीन के बदले रेलवे में नौकरी, जी हां, चर्चित मामला है और लंबे वक्त से सुर्खियों में रहा था, लेकिन अब फिर नए सिरे से सुर्खियों में है और है वही लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौर का मामला और उनका पूरे का पूरा परिवार, खासकर लालू यादव जी, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तीनों पर ये मामला कहीं न कहीं जब अवसर होता है तो वो कह सकते हैं बोतल से जन निकलता है और फिर कुछ संकट पैदा करने जैसे हालात होते हैं। लेकिन अब ये जो है दिल्ली में जो कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहाँ इस पूरे मामले में आरोप तय हो गए। आरोप तय होने के बाद कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी खेमा है, उसमें कुछ एक खुशी की लहर सी दिखती है क्योंकि 10 नवंबर को इस मामले में फैसला संभावित है, अगली तारीख लगी हुई है। लेकिन आरोप तय हुए हैं और मुकदमा चलना है, सारा कुछ है। भ्रष्टाचार का मामला है जो लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 420 और 120 बी का मामला है। और ये जो टाइमिंग है, आपको ज्ञात है कि बिहार में चुनावी रण सजा हुआ है। पहले दौर का जो वोटिंग होनी है उसके लिए नॉमिनेशन का काम जारी है और साथ-साथ सीटों की शेयरिंग और एक माथापच्ची, एक घमासान जारी है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया ब्लॉक हो, सब में चल रही पूरी माथापच्ची। और एनडीए ब्लॉक तो इसलिए बड़ा खुश है कि उसने टिकटों का जो है सीटों की शेयरिंग कर डाली है, हो गया है और इस बार कोई बड़ा भाई नहीं है बिहार में। पहले जैसे पिछली बार था, अब बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं, बराबरी की बाजी जैसी स्थिति है। सारा कुछ और बिहार का छुपा हुआ नहीं, बिहार में क्या कुछ दृश्य है। इस बार का दृश्य बड़ा ऐसा है कि जहां बहुत कोई कह नहीं सकता कि वहां एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी या इंडिया ब्लॉक निकल जाएगी। लेकिन हाँ, यह है कि चुनाव बहुत फंसा-फंसा है, दिक्कतों भरा है, तो सारा कुछ है। लेकिन इन सब के बीच ये जो टाइमिंग हम कहते हैं ना, इलेक्शन के आसपास जो मोदी जी के तोते कहते हैं कि चाहे वो सीबीआई हो या फिर सीबीआई के अलावा जो ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सब सक्रिय होते हैं जितने भी संविधान, और अभी चुनाव आयोग भी है, चुनाव आयोग को भी बी टीम और तमाम माना जाता है, तो वो सारा कुछ है। और ये जो आया है मसला, जो मामला, तो निश्चित तौर पर, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर कोई बहुत चिंतनीय नहीं है। अभी तो बहुत लोअर कोर्ट है, बहुत सारा पानी बहना बाकी है। तो जरूर है कि लालू प्रसाद यादव परिवार कुछ थोड़ा सा चिंतित होगा, लेकिन जो बिहार की जनता है, सजग जनता, उसके पास क्या संदेश जाएगा? क्या ये जो मसला है, मामला है, कुछ चुनावी लाभ जो टाइमिंग की बात होती है दिला पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। और साथ साथ जैसा मैं कह रहा था कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी के अपने कुनबे में ठीक नहीं है। खबर आई है केंद्रीय मंत्री हैं जो कहीं मोदी की आंखों के तारे हैं, केरल से आते हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। वो है तो रजत पट के सितारा है वहां, जो वहां उस क्षेत्र का अपना जो जगत है इसका वहां के, और उन्होंने कह दिया कि अब हो गया, बहुत कमाई करनी है, पैसों की कमी है, कहीं इंगित कर रहे हैं और वहां जाना है, तो निकल नहीं है, सारी चीजें हैं। इस्तीफे की बात भी है कि इस्तीफा दे दिया जाए और फिर अपना पुराना पेशा में, क्योंकि केरल में अगले साल राज्य विधानसभा के चुनाव भी होने, तो बहुत मुफीद चीजें हैं। दिक्कतें हर तरफ हैं, मुश्किलें हर तरफ हैं, लेकिन जो दृश्य बना है, जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, इन्हीं सब पर जो हम ये चर्चा करते हैं दोपहर की अपनी 2 बजे की। मेरे पास दायित्व है तो चलेंगे सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब का जोड़ूंगा, हमको जोड़ लेते हैं। अखिल स्वामी सर को जुड़ गए हैं। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, बहुत स्वागत। अखिल सर, निकला है जो एक दृश्य निकला है वहां जो राउज एवेन्यू कोर्ट से है, और कोर्ट के जिस तरीके का आया है कि आरोप तय होने के साथ में कहीं है कि उसमें अब शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो आगे की कार्रवाइयां होनी है, अगली तारीख लग चुकी है। और ये भी है कि यदि ये मामला सिद्ध होता है कि जो जमीन के बदले रेलवे में नौकरियां, तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अभी तो लोअर कोर्ट है, बहुत आगे तक जाना है। पहले मैं सोचता हूँ सुनाया जाए कि क्या कुछ कहा है इस फैसले के या इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव ने, सुनते हैं, उनको सुनिएगा पहले, फिर मैं करता हूं सवाल। सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे
और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर क्या हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले है सर, अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। भाजपा से लड़ते रहेंगे। ये जो एक टिप्पणी है सर, ये राउत एवेन्यू कोर्ट की देखिएगा, इसमें टिप्पणी में क्या कह रहा था, कोर्ट का क्या कहना था। ये कह रहे हैं लालू यादव की जानकारी में आईआरसीटी टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई, टेंडर में उनका दखल था, इससे लालू परिवार को फायदा। वो मोटे तौर पर टिप्पणी है। और जो मैं बल्ले बल्ले की बात कर रहा था, ये कि इनको भी सुनिएगा, एनडीए से हम कह सकते हैं कि क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया आई। आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। लेकिन क्या लगता है बिहार के चुनाव पर इसका कितना असर होगा, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी आरजेडी पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। कई घोटाले, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, साड़ी धोती घोटाला हो, दूध घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, इस प्रकार के घोटालों के कारण बिहार बहुत बदनाम हो चुका है और बिहार का विकास भी और उधर रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सुना अखिल सर आपने, दोनों ही, चाहे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा जब तक मैं हूं, मेरी उम्र है, तब तक लड़ते रहना है। और यहाँ जो है एक लड्डू तो मन में फूट रहे हैं। सच्चाई क्या है आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वहां मुश्किलात बहुत सारी हैं। प्रतिक्रिया आपकी। जय संविधान। देखिए संजीव जी, पहली बात यह है कि मैंने एज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी शुरू की थी और मैंने सरकारी नौकरी की है, मुझे पता है। देखिए, अगर मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और कोई भी फाइल चलती है, आप भी बैठे हुए हैं, आपको भी पता होगा सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है। पहले एलडीसी फाइल को चलाता है, फिर यूडीसी करता है, फिर अंडर सेक्रेटरी करता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर केवल उसमें चिड़िया बिठाता है। देखिए, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को काम भी कराना हो, प्रधानमंत्री को भी काम कराना हो, तो वो भी अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहते हैं कि जरा इस काम को देख लेना। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर अफसर ईमानदार है, और अफसर ऐसा मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार किया है, मैंने कहा सर ये नहीं करूंगा मैं, तो कहने लगे ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी नोटिंग जो है फाइल पे दर्ज करा दीजिए। मैंने नोटिंग नेगेटिव दर्ज कराई, उन्होंने उसको ओवररूल करते हुए अपनी पूरी नोटिंग से उसको चेंज कर दिया, ऑर्डर करा दिया, मुझे कोई समस्या नहीं। देखिए, सरकार के काम में और प्राइवेट काम में यही अंतर है। सरकार में जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है, और जो निजी क्षेत्र में होता है वो इंडिविजुअल होता है। भाई मानी बात है कि अगर लाला का पैसा लगा है सारा का सारा,
तो लाला की जिम्मेदारी है। लाला ने मुजवानी भी कह दिया, नौकर भाई अगर करना है तो करो, नहीं तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। यही तो एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का अंतर है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में हर चीज रिकॉर्ड में होती है। अच्छा, क्या आप ये कल्पना करते हैं, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं अगर रेलवे का जनरल मैनेजर होता या मैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता और मैं एक ईमानदार अफसर होता और मेरे पास लालू प्रसाद यादव अगर रेलवे मिनिस्टर होते और मेरे पास फोन आता कि भाई देखिए इन 2000 लोगों को नौकरी दे दीजिए, ये क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आप नौकरी दे दीजिए, मेरे को क्या करना चाहिए था, मैं क्या करता? मैं कहता सर मैं नहीं करूंगा, आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, किसी दूसरे से करा लीजिए। क्योंकि देखिए आप तो हैं राजनीतिक व्यक्ति, आप तो अपना इधर उधर एडजस्ट हो जाएंगे, कहीं इधर निकल लेंगे उधर निकल लेंगे, करोड़ों की संपत्ति आपके पास है। देखिए मैं तो हूं एक सरकारी नौकर, मुझे अपने करियर को भी बनाना है, अपने भविष्य को बनाना है, अपने बच्चों को भी जवाब देना है, मैं सर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर अगर अधिकारी भ्रष्ट है और अधिकारी ये कहता है ठीक है साहब, मुख्यमंत्री साहब मेरा बढ़िया पोस्टिंग कर दीजिए, इस पोस्ट से हटाइएगा मत, मैं आपके लिए कर देता हूं, आपको जहां वादा करना है कर दीजिए, लैंड खरीद बेच कर लीजिए, मैं इधर आपके लिए नौकरी कर देता हूं क्योंकि मेरा भी हित इन्वॉल्व है। अच्छा क्या हुआ है अभी तो चलिए IRCTC वाले केस में हुआ है, लैंड जॉब फॉर लैंड स्कैम में आप खुद सोचिए भाई, अगर मान लीजिए लालू यादव ने फोन भी किया, 50 रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एफिडेविट दिया है कोर्ट में और वो गवाह बन गए हैं, यहां से हमें लालू प्रसाद यादव का दबाव था क्या? जब आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तो आपने ये वादा किया था कि हम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के दबाव में काम करेंगे, या आपने ये वादा किया था हम संविधान के अनुसार काम करेंगे और नियम कानून के अनुसार काम करेंगे? अच्छा, क्या उन्होंने फाइल में लिख के दिया लालू प्रसाद यादव ने? आपने नीचे से फाइल चलाई कि साहब इन लोगों की नौकरी नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग नौकरी में अर्थ नहीं है, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं, हम नहीं करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री ने लिखा होता नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर आई एम ऑर्डरिंग डू इट, तब चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता। आप ये बताइए जो चारा घोटाला था, क्या चारे की जो बताया गया बाद में कि साहब मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रक के नंबर डाल के किया गया, ये क्या चीफ मिनिस्टर ने किया? ये जूनियर अधिकारियों ने किया ना। अगर जूनियर अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया और ये कह के बचना चाहता है कि साहब मंत्री का और मुख्यमंत्री का और सेक्रेटरी साहब का फोन था, तो सबसे पहले तो वो दोषी है। 50 अधिकारी जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लालू प्रसाद यादव का दबाव था। तो देखिए ये बात, अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो हो रहा है, देखिए जिस प्रकार से, देखिए जहां तक जजों का सवाल है, कोर्ट का सवाल है, कोर्ट अगर कहता है ट्रायल चलाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। भाई ट्रायल चलाने में क्या परेशानी? जैसे मान लीजिए कोई भी जाए और कहे कोर्ट में कि साहब हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, हम CBI हैं, ED है, इनकम टैक्स है और वो है, कहेंगे ठीक है पूछताछ कर लीजिए। आपसे भी कहेंगे कि भाई कोऑपरेट कीजिए, क्या आपको परेशानी है? अगर आप निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे, दोषी हैं तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो कोर्ट शुड से कि ठीक है ट्रायल कीजिए। ट्रायल, अभी ट्रायल शुरू हुआ है। जी। अब सवाल यह है कि जब ये ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद, अब ये बताइए चुनाव के अंदर क्या इससे सहानुभूति होगी या इससे लोगों को RJD से और लालू प्रसाद यादव से घृणा होगी? अब दो विकल्प हैं भाई। एक तो होता है कि इन्हें सताया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है। आप बड़ी बारीकी से तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट को सुनिएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करते रहे, हम लड़ते रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से मरते दम तक संघर्ष करेंगे। क्यों कहा? इट इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका मतलब है उन्होंने ये कहा क्योंकि हम सेकुलर हैं, क्योंकि हम कम्युनल फोर्सेस से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें सब झेलना पड़ेगा। और बाकी लोग बिक गए, बाकी लोग डर गए, बाकी लोग दब गए, वो लोग ठीक है। लेकिन आज के तारीख में अगर हेमंत सोरेन की इमेज बढ़ गई है हिंदुस्तान के अंदर, और हेमंत सोरेन ने झारखंड का इलेक्शन सब बाधाओं के बावजूद, जबकि जो चंपई सोरेन उनके द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया था, धोखा दिया और जेल में भी रहे। लेकिन उनकी वीरता, उनकी एक आदिवासी शौर्य और अदम्य साहस का लोग वो हुए और वो इलेक्शन जीत गए और अच्छी तरह से जीते। तो लोग कायल भी होते हैं इस चीज के
कि भाई देखिए, अगर ये 10 साल पहले ये केस बंद हो गया था, इसे क्लोजर हो गया था इसका, हो गया। और क्लोजर होने के बाद उसको दोबारा ओपन किया गया, जैसे नेशनल हेराल्ड, जी जी, जैसे रॉबर्ट वाड्रा। बिल्कुल। भाई आज कोई पूछे ना कि भाई क्या हुआ नेशनल हेराल्ड का, क्यों नहीं आजकल सम्मान आ रहे हैं, क्यों नहीं ईडी बुला रही है नेशनल हेराल्ड में रॉबर्ट वाड्रा, ये बाकी रॉबर्ट वाड्रा को लैंड वाले मामलों में क्यों नहीं बुलाया जा, नहीं बुलाया जाएगा। जब इलेक्शन आ जाएगा तो बुला लिया जाएगा। जब वो छत्तीसगढ़ के अंदर मामला होगा, इलेक्शन आ जाएगा, तो उनके चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस थमा दी जाएगी, चार्जशीट दे दी जाएगी, उनको कोर्ट के चक्कर करवा लिए जाएंगे, उनका दिमाग भटका दिया जाएगा और इलेक्शन जीत लिया जाएगा। यही केजरीवाल के साथ किया, यही मनीष सिसोदिया के साथ किया, यही सबके साथ किया। अब ये सवाल है कि बिहार की जनता की बौद्धिकता पे, जिसपे मुझे पूरा विश्वास है कि बौद्धिक स्तर के लोग हैं, ये क्या उसी तरह के केसेस हो रहे हैं जैसे नेशनल हेराल्ड पे हुए, जैसे उधर छत्तीसगढ़ में हुए, हर स्टेट में होते हैं। अब बंगाल के इलेक्शन होने वाला है, तो अभी से कि साहब बंगाल के अंदर ये हो रहा है, बंगाल के अंदर सिर फोड़ दिया, बंगाल के अंदर वो कर दिया। अरे यार, बंगाल के अंदर जो सिर फोड़ दिया, अभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, केरला के अंदर एक आईटी प्रोफेशनल, अब सुन के आपको भी आश्चर्य होगा कितनी विभत्स घटना है, वो सुसाइड करता है जी। और सुसाइड नोट में क्या लिखता है? सुसाइड नोट में लिखता है कि आरएसएस वालों से दूर रहना, आरएसएस वालों ने मेरे से सामूहिक, लड़का लिख रहा है ये, जय सामूहिक बलात्कार किया और उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे ग्लानि महसूस हो रही है। अब बताइए क्या दिखा रहा है ये? अच्छा, हरियाणा के अंदर देखिए आप, हरियाणा में जो एडिशनल डीजीपी साहब ने सुसाइड किया है, वहां पे महापंचायत ने, हरियाणा की महापंचायतों ने निर्णय ले लिया है, 48 घंटे का नोटिस दिया है मुख्यमंत्री को, जो डीजीपी साहब है उनको हटा दिया जाए। अच्छा, डीजीपी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि जो लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं, जो लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम उन पे कड़ा दंड दे देंगे। लेकिन सवाल ये कन्फ्रंटेशन की आवश्यकता क्या है? उनकी पत्नी आईएएस है, उनकी पत्नी सीनियर उनकी आईएएस पत्नी आई है, अच्छा, उनकी भी बातें, लेकिन जो वहां भी आप जानते होगा कि आईएएस हो या पीसीएस हो या मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप उससे लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, तो आपकी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने तो आत्महत्या कर ली, पत्नी भी उसकी लड़ेगी, हर पत्नी लड़ेगी भाई, मरते दम तक लड़ेगी, लेकिन जीतेगी नहीं, मैं जानता हूं नहीं जीतेगी, लेकिन उसका जिम्मेदारी ले ली है वहां के महापंचायत ने, 48 घंटे का नोटिस दे दिया है। अब क्या चाहते हैं देश के अंदर ये संघर्ष पैदा हो, तो सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, उन्हें हम जो है बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोगों से उसकी जांच कराएंगे, और डीजीपी साहब को हम कहेंगे कि भैया 3 महीने की छुट्टी पे चले जाइए, 3 महीने के अंदर हम जांच करा लेंगे, जिससे कन्फ्रंटेशन रुके। लेकिन अगर आप उनको नहीं हटाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है विच हंटिंग हो रही है। बिल्कुल। अब जैसे हमारे चीफ जस्टिस पे जूता फेंका गया, मैं फेसबुक में जानबूझ के पोस्ट डालता हूं और उसके रिएक्शन देखता हूं, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, वो चीफ जस्टिस हमारा वो नास्तिक है, नास्तिक, और ये आस्तिक है राकेश किशोर। इसका माने आस्तिक जो है वो नास्तिकों को पीटेंगे, जूता मारेंगे, और ये भी नहीं सोचेंगे कि जो नास्तिक बैठा है सर्वोच्च पद पे, अगर मान लीजिए कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई नास्तिक हो जाए, बिल्कुल, तो आप उसको जूता मारेंगे, बिकॉज आप आस्तिक हैं। वो मतलब अभी तक तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे थे, अभी तक तो हिंदू क्रिश्चियंस की लड़ाई करा रहे थे, अब आ गए आस्तिक और नास्तिकों की लड़ाई कराने की। अरे यार, वो अम्बेडकराइट हैं, इज अम्बेडकराइट। अम्बेडकराइट लोग जो हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जो 22 वहां पे कस्में खाई जाती हैं उनमें मूर्ति पूजा का निषेध है। भाई मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं सारे उसका जो जितने भी हमारे नियम कानून है उसका पालन करता हूं, लेकिन जो नहीं करता उसे पीटूंगा थोड़ी, मैं उसे जूता थोड़ी मारूंगा। वो मुझे जूता मारे, मैं उसको जूता मारूं, तो देश टूट नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा माहौल जो आपने बना दिया है, अब ये बिहार की जनता क्या ये समझती है? ये लालू यादव, तेजस्वी यादव के ऊपर अन्याय हो रहा है, और ऐसा न्याय का बदला हमको लेना है। जब तक ये बिहार की सत्ता में नहीं आएंगे, एक बार बिहार की सत्ता में आ जाएंगे, वही बिहार के अधिकारी जिन्होंने ऊटपटांग स्टेटमेंट दिए हैं, वो 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाएंगे और जाके कोर्ट में स्टेटमेंट दे देंगे कि नहीं, इन लोगों का कोई हाथ नहीं था और ये निर्दोष है। सत्ता जिसके पास है, तोते की तरह बुलवा सकती है गवाहों से और काउंटर गवाहों से, क्योंकि उसके बाद उनकी पोजीशन होगी कि जो 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, सीएजी ने बताया है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा।
जो वो महिला एक बाल गृह के अंदर जिस प्रकार का कांड हुआ था, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि वो जो 70,000 करोड़ की है उसकी आप बात नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी की डिग्री कितनी है, कहां तक पढ़े हैं उसकी आप बात नहीं करेंगे, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की बात नहीं करेंगे, उसको दबा देंगे क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और आप विपक्ष को जैसे ही इलेक्शन आएगा, वहां के जो टॉप सर्वा है, तो ये अब बिहार की जनता देखेगी कि बिहार की जनता क्या इन मामलों में छत्तीसगढ़, अच्छा फिर उसके बाद चुनाव आयोग के माध्यम से वो अपना मैनिपुलेशन आप करेंगे, जो योगेंद्र यादव ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो अब तो सवाल है बिहार की जनता के बौद्धिकता का परिचय कि वो इसको सहानुभूति देती है परेशान करने, क्योंकि जो केस बंद हो गया था और जिसको इस योग्य नहीं समझा गया था एडमिट किया जाए, इलेक्शन के ठीक पहले उसमें परेशान करने की जो चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे तेजस्वी यादव को कोई नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही जरूर बिल्कुल परेशान थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि सहानुभूति शायद उनके साथ जाना चाहिए। खैर दिखाई देगा 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब। मैं अखिल सर बिहार पे ही आगे का सवाल करना चाहूंगा। ये जो बड़े एनडीए में जैसे है कि इस मामले को लेकर आपने सुनी था नित्यानंद जो कह रहे थे अपने वो उनकी आपने प्रतिक्रिया सुनी। इसके अलावा ये जो टिकटों को लेकर बड़ी एक खुशी की बात वो व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए हमने इंडिया ब्लॉक से पहले बाजी मार ली, हमने जो है सीट शेयरिंग, और इस बार बड़े भाई की भूमिका खत्म है। और बार बार ये वहां से निकल रहा है, कहा जा रहा है कि बड़े भाई तो जाने वाले हैं, उनको तो खत्म कर रहे हैं। बाकी भी देखिए आप जो जीतन राम मांझी वो हालांकि कह रहे थे कि मैं कुछ हो जाए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके पास केंद्रीय मंत्री पद है, और बाकी वही है कि ईडी भी है, सीबीआई भी, सबकी अपनी नसें हैं, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये जो बराबरी वाली बात और वहां से जो सारा का सारा है, ये इसको कैसे देखें, कैसे लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया यही आ रही है लगातार कि ये उल्टी गिनती है शुरू, और जो उनकी मंशा है कि ये जो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से या जो भी इनके इन प्रकार कैसे भी जो चुनाव जीत लिया जाए तिकड़मों से, तो क्या ये वह कुछ दिखेगा 14 नवंबर के बाद दिखने वाला है? कैसे कैसे ले इसको? ये अब बड़े भाई की भूमिका खत्म और बराबरी की बाजी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड जो है उस पे दो लोगों का कब्जा है, एक संजय झा का और एक ललन सिंह का। ललन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री हैं, और जो संजय झा हैं वो भारतीय जनता पार्टी से इंपोर्टेड हैं। अच्छा, बिहार की राजनीति में दोनों सवर्ण जाति से आते हैं, एक भूमिहार है और एक ब्राह्मण है। आज वहां की राजनीति जो है आप जानते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की है, तो वहां पे जो स्थिति बन रही है कि जो बैकवर्ड लोग हैं वो सारे के सारे। मैं टोक रहा हूं, मैं आप कहें तो मैं दो प्रतिक्रिया सुने अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं फ्लो तोड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं मनोज झा जी की भी प्रतिक्रिया मेरे सामने आ गई और आरजेडी की भी आई है, और कुछ प्रतिक्रिया एक दो सुनते हैं अगर आपकी अनुमति हो प्लीज। मैं क्षमा चाहूंगा आपको, मैंने फ्लो तोड़ा, बहुत माफ कीजिएगा मुझे। ये सुनिएगा। तरीका है, मैं 142 और 101 देख रहा हूं। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड किया, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया, और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं। आरजेडी की और सुनिएगा, आरजेडी की प्रतिक्रिया है। डेक्स देखिएगा, डेक्स यदि क्या है, चलने में कुछ तकलीफ है इस बाइट को, ये क्या है प्रॉब्लम? जब तक मैं, आप ठीक करिएगा डेक्स में, जब तक ये जीतन राम मांझी को कोशिश करता हूं चलाने की। क्या बोलना है जीतन राम मांझी? अखिल सर कुछ समस्या है, दोबारा चलाऊंगा। आपने अखिल सर सुन लिया वो जो कह रहे हो, और ये फैक्ट है कि अगर पिछला हम देखें, अगर 2020 देखें तो 115 सीटों पर मिला था जेडीयू को मौका, और 110 थी बीजेपी के पास। इन्हें अब तो और बड़े भाई की भूमिका कहिएगा आप, मैं जो कर रहे थे इनका सुनाऊं कि क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। अखिल सर देखिए, जो मनोज झा ने कहा उसमें एक चीज जोड़ना भूल गए वो,
ये तो उन्होंने बता दिया कि साहब जो सीटें जेडीयू के पास हैं वो जेडीयू के पास हैं, बाकी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अच्छा, इसके बाद एक और आपने अगर वीडियोस देखे हों, जो जेडीयू दफ्तर से लोग बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बीजेपी के हैं और जेडीयू सिंबल पे लड़ेंगे। ये संजय झा और लल्लन सिंह ने व्यवस्था कर दी है। जी जी। इसके अलावा जो प्रशांत किशोर जो भी सीटें जीतेंगे, जो भी जीतेंगे, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, वो भी आप बीजेपी में जोड़ लीजिए। जी भाई मानी बात है, जो प्रशांत किशोर जीतेंगे वो आरजेडी और बीजेपी तो जीतेंगे नहीं, जेडीयू तो जीतेगा नहीं, वो तो प्रशांत किशोर जीतेंगे, उसको भी ऐड कर लीजिए। क्योंकि उन्हें पता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक खबर मिल गई है और बड़ी विश्वास सूत्र की खबर है कि जेडीयू की जो वो लॉबी है, जो बैकवर्ड ओबीसी वाली सामाजिक न्याय वाली लॉबी है, आरजेडी से उनका नेगोशिएशन हो गया है कि इलेक्शन के बाद जितनी भी सीटें मिलेंगी जेडीयू को, वो अपनी सीटों के साथ आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार बनाएंगे। यही एक कशमकश है। बीजेपी भी व्यवस्था कर रही है कि हमको किसी तरह से 123 सीटों का जुगाड़ हो जाए। आप ये भी देखिएगा, अगर चुनाव आयोग सफल हो गया, बिल्कुल वही स्थिति होगी महाराष्ट्र वाली, लेकिन वहां महाराष्ट्र वाली गलती बीजेपी नहीं करेगी। वहां तो उन्होंने अपने साथ साथ अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को भी जितवा दिया था, यहां नहीं करेगी वो। और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं ज्यादा सीटें अगर जेडीयू को मिल गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसका माने 20 सीटें जेडीयू को दिलाने की व्यवस्था हो गई है और 20 सीटें प्रशांत किशोर को जिताने की व्यवस्था हो गई है और 100% स्ट्राइक रेट बाकी लोगों का होगा, जिससे अपनी सरकार बन जाए और जेडीयू और आरजेडी और महागठबंधन के बीच का समझौता ना हो पाए। देखिए यही कशमकश है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है इन्होंने, एनडीए वालों ने, कि पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी। अब इससे क्या हो रहा है, देखिए आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए। चिराग पासवान को 29 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें। कोई औचित्य है? अच्छा, जीतन राम मांझी मानी बात है कि वो भी अति दलित हैं और चिराग पासवान भी दलित हैं, तो एक कंपटीशन तो होता ही है कि भाई इस वोट बैंक में ये सेंध लगाएगा या अपने। चलो भाई, जीतन राम मांझी को भी अपने बेटे दामाद को सेट करना है, अपने समधी को सेट करना है, और चिराग पासवान को भी अपने ससुर को और अपने साली को और अपनी बहन को, दुनिया भर जीजा को सेटल करना है। वहां एक कॉम्पिटिशन है। तो मानी बात है कि 5 गुना ज्यादा चिराग पासवान को जीता। उपेंद्र कुशवाहा को लेटर लिखना पड़ा अपने वर्कर्स को। मैं जानता हूं आपकी भावनाएं आहत हुई होंगी, मैं जानता हूं आपको टिकट नहीं मिला है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपको मजबूरी। अरे यार, कौन मजबूरी राजनीति में समझता है भाई? 5 साल तक तो बेचारे। अच्छा, वही प्रशांत किशोर के साथ हो रहा है। प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता रोते रोते वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो झंडा तोड़ते रहे, हम तो सब करते रहे। अब जैसे वहीं की बात हो रही है, कौन सी एक बेनीपट्टी की बात हो रही है, हाँ, 4 कैंडिडेट का नाम रिकमेंड किया गया था, चारों झा जी। अरे मानी वाले, बेनीपट्टी वो इलाका है जहां पे झा ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा संख्या है। दे दिया गया एक मुसलमान को टिकट, और वो मुसलमान को कोई जानता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां पे प्रशांत किशोर पे दबाव बनाया गया था कि वहां आरजेडी मजबूत है, तो उसे हराने के लिए आप एक मुसलमान कैंडिडेट उठा दीजिए, जिससे कि वहां पे बीजेपी जीत जाए और कंसोलिडेशन हो जाए। तो ये सारी चीजें पता चल रही। अब ये देखना है कि क्या, अच्छा, बड़े बड़े जितने कुशवाहा नेता हैं, जितने बैकवर्ड नेता हैं, आप एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आपने देखा होगा, कन्नन गोपीनाथ को आपने जरूर सुना होगा। कन्नन गोपीनाथ जो एक आईएएस अफसर 2012 का यंग अफसर, और इतना बढ़िया बोलता है, केरला का रहने वाला है, लेकिन धारा प्रवाह बोलता है। उसने केवल इसलिए रिजाइन कर दिया गया कि वहां पे उसे काम ढंग से नहीं करने दिया गया और सामाजिक सेवा नहीं करने दी, उस आदमी ने रिजाइन कर दिया। आज उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो ये कह रहा है कि भैया, अगर परिवर्तन देश के अंदर कोई पार्टी ला सकती है तो कांग्रेस ला सकती है, ही ज्वाइन कांग्रेस। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे, मेरे हिसाब से, मेरे को, क्योंकि मेरे को सरकारी नौकरी मैंने की है, मुझे पता है, और जिसने भी सरकारी नौकरी की है उसे पता है, सरकार में एक आदमी निर्णय नहीं लेता, और अगर अफसर चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपने नैतिकता को सूली पे टांगकर बेईमानी करता है, तो सबसे पहले तो उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन वहां लालू यादव को जेल हो गई, जगन्नाथ मिश्रा को नहीं हुई। वहां पे नीचे के अधिकारियों को जेल नहीं हुई, केवल लालू। क्या फाइल पे केवल चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत किए थे, नीचे वालों ने नहीं किए थे क्या?
आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। माफी चाहूंगा अखिल सर, बंद था। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है अखिल सर, क्योंकि ये भी एक कहीं है कि जो इंडिया ब्लॉक है, हालांकि वो लोग साफ कर चुके हैं, उन्होंने कह दिया, सब मानते हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा है, सबको मालूम है कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो क्या क्या करती है केंद्र की सरकार, उसके मूव्स कैसे होते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ही मैं सोचता हूँ सुनाई जाए, फिर मैं आपसे सवाल कांग्रेस को लेकर करना चाहूंगा कि ये सुनिएगा पहले। देखो तकनीकी दिक्कत है कुछ, हमारे लखनऊ एंड से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अखिल सर में ये इसमें जो जो इंडिया ब्लॉक में अब सीट शेयरिंग होना है, सारा कुछ होना है, वहां क्या इसके जो आज ये हुआ है, जो कुछ जो वहां कोर्ट से जो चीजें निकली हैं कि यहाँ जो है कहीं आरोप तय कर दिए, सारा कुछ हो गया, तो इससे कोई बहुत फर्क तो शायद पड़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, वहां जो चल रहा था जल्दी ही सामने आ जाएगा सारा कुछ, क्योंकि फर्स्ट फेज के लिए तो अब कम ही वक्त बचा है नॉमिनेशन के लिए। टिप्पणी आपकी। भाई देखिए, ये बिहार वासियों को और हम लोगों को पता था कि बिहार इलेक्शन के पहले ये होगा, जी तो हो गया। अगर ना जी होता तो मैं आश्चर्य होता कि बीजेपी ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को कैसे छोड़ दिया। हो गया, क्योंकि जानते थे ये होगा, हर चुनाव में होता है, हर प्रदेश में होता है, ये हो गया। अच्छा, अभी तो आपने क्या अभी आपने ट्रायल किया है? अभी आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, आपने पूछताछ की है, आपने जो आदमी इलेक्शन लड़ने वाला उसके खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जांच करिए, ट्रायल करिए, अब देखा जी जाएगा पड़ेगी। अब अगली डेट नहीं पड़ेगी, अब इलेक्शन निकल जाए, हो सकता है इलेक्शन के पहले इन लोगों तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे कि वहां पे बिहार के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए। लेकिन उससे क्या काउंटर नहीं हो सकता क्या? होगा होगा। वहां से एक तो जो वहां के डोमिनेटिंग आरजेडी के और कांग्रेस के और सीपीआई एमएल के लीडर्स हैं, वो अपने क्षेत्रीय स्तर के लोगों को बताएंगे कि भाई देखिए, आपने वही जो उसे हेमंत सोरेन को सहानुभूति मिली, वही सहानुभूति हो सकता है बिहार के अंदर मिल जाए। तो या तो फायदा हो सकता है या भीषण नुकसान हो सकता है, भीषण नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, अब तो पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी वही काम कर रही है। अरे जिसको आपने बंद कर दिया उसको रीओपन क्यों किया इलेक्शन के पहले, और क्यों इलेक्शन के ठीक पहले उसकी चार्जशीट फाइल की इतने साल के बाद? नेशनल हेराल्ड का आप देखते हैं, गोदी मीडिया चलाता है इलेक्शन के पहले, नेशनल हेराल्ड में ये हो गया 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 25,000 करोड़। यार, जो प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकते, जिससे वो इनकम जनरेट नहीं कर सकते, और उसमें खर्चे इनकम से ज्यादा हैं, तो जिस आदमी ने भी उस प्रॉपर्टी को लिया, मैं कहता हूं आप ले लीजिए ताजमहल, संजीव जी, आपको दे दिया हमने ताजमहल, मान लीजिए मैं होता और मेरे पास अधिकार होता, ले लीजिए ताजमहल, लेकिन आप इनकम नहीं जनरेट करेंगे, एंट्री फीस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मेंटेनेंस आप करेंगे, कर पाएंगे? बहुत अरे वैसे ही। अरे, इनकम तो होनी, अच्छा इनकम आप ले नहीं सकते क्योंकि उस बिल्कुल। कंपनी से 1 रुपए का डिविडेंड नहीं ले सकते, तो अपने जो 50 लाख रुपए लगाए हैं वो तो बाटा उसमें गए गड्ढे में, उसमें इनकम कहाँ जनरेट हो रही है? एक तरह से आपने अपनी नेशनल हेराल्ड कंपनी जिसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी नौकरी बचाई थी, वही इनके साथ हो रहा है। अब जनता बिहार की इसको कैसे लेती है? इसको उत्पीड़न लेती है बिल्कुल या बिल्कुल। नहीं लेती है? ये असली मुद्दा है। बहुत बहुत सही करें कि वो, मुझे लगता है कि इनके शायद ये सब होना, इनके विपक्ष में जाने की संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि वहां जनता देख रही है कि वो लोग जिस तरीके से कर रहे हैं और सारा कुछ देख लिया कि क्या कुछ इनकी मंशा होती है। मैं अंतिम सवाल करूंगा सर, सुरेश गोपी जो केरल से बीजेपी के सांसद हैं और साथ में मोदी सरकार में मंत्री हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर्यटन राज्य मंत्री हैं, और ध्यान होगा भी पिछले दिनों जब उन्होंने बिटिया की शादी की तो मोदी जी बड़े तो उससे पहुंचे थे, और बड़ा उन्होंने वहां जो एक होता है सारा कुछ की पिक्चरें आना, महिमा मंडन होना, सारा कुछ, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और उन्होंने अपना खुद का व्यक्तिगत की मैं फिल्मों में वापस आना चाहता हूँ कि फिल्म सितारा है, पुराने हैं और बड़ी सारी फिल्में की हैं उस क्षेत्र में। एक और, चूंकि केरल का चुनाव अगले साल है, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हम जो बार बार बात करते हैं कि घर में ठीक नहीं है सब कुछ, जो बीजेपी हो उनके अपने जो दल में दिक्कतें और एनडीए में तो है ही। एक अंतिम नोट आप। नहीं, देखिए, उनके बारे में पहले भी हुआ था, जैसे ही वो मंत्री बने थे और वहां पे उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स करें। उन्होंने पहले ही दिन ये कह दिया था कि भैया देखिए, हम केरला से आते हैं, केरला की जनता जो है वो सेकुलरिज्म पसंद करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलती, आई वोंट डू इट। यस। कंगना रनौत भी परेशान है भाई, जितने भी फिल्म के हीरो हीरोइन आए हैं, अब कंगना रनौत बेचारी पार्लियामेंट में क्या बोलेंगी? बोल देंगी कि 15 अगस्त में नहीं, देश आजाद हुआ भी, उससे बीजेपी की और खाट खड़ी हो जाएगी। उनसे कह रही हैं मुझसे कुछ वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं किए जा रहे। अच्छा, फिल्में भी पिट गई क्योंकि जो ये देशभक्ति की पिक्चर बनाते हैं
और सोचते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले उसको देखेंगे। वो बेचारे कोई, उनके जेब में पैसा ही नहीं है तो कहां से, 2 रुपये में इतना कमाई थोड़ी होती है कि वो पिक्चरें देखें। पिक्चरें भी पिट रही हैं, यहाँ तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए मिलती है, वहां करोड़ों रुपए तोड़ रही थी। तो जितने भी ये कलाकारों को लाया जाता, पवन सिंह ने भी कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। भाई जिसकी करोड़ों रुपए की आमदनी हो और पार्लियामेंट में बोलने न दिया जाए। अच्छा, बोलना भी है तो मोदी जी जो कहेंगे कब देश आजाद हुआ, कब मरा, वीर सावरकर बहुत अच्छे थे, चंद्रशेखर आजाद खराब थे, जो कहेंगे ऊपर से वो आपको कहना पड़ेगा, जबकि अंतरात्मा आपकी उसकी गवाही नहीं देता। तो कौन झेलेगा? इनकम भी गई, प्रतिष्ठा भी गई, सामाजिक वो भी गया, अपने अंतर्मन को भी आपने बाधित किया और मिला कुछ नहीं आपको। खुदा मिला ना बिसाले सनम आते हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादा फंसी हुई बीजेपी या उनका अपना फनबा है, और ये ठीक है कि सारा कुछ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये प्रपंच करते हैं और जो एजेंसीज का उपयोग है अखिल सर, वो उपयोग निश्चित तौर पर अनेक बार उल्टा भी हो। और अब जिस तरीके से सजग है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है रहा और मुश्किलें ही मुश्किलें शायद है। अखिल सर, अच्छी और शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलते हैं नई चर्चा के साथ। शुक्रिया। तो मित्रों, अखिल स्वामी साहब को आपने सुना, आपकी अपनी क्या राय है जो ये हुआ है लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के साथ राबड़ी जी और साथ में तेजस्वी को जो घेरने की कोशिश की है, क्या बिहार में लाभ ले पाएंगी जो बीजेपी या एनडीए का जो पूरा कुनबा है उसमें मिलेगा लाभ? टिप्पणी कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह भरा देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।